तो कैसे हैं आप लोग? इतिहास मतलब क्या? तारीखें, राजा महाराजा, लड्ढैयाम, बोरिंग? अरे नहीं यार, इतिहास वो खजाना है जिसे समय ने 7 तालों में बंद करके चाबी कहीं फेंक दी। लेकिन हम भी कम जुगाड़ू नहीं हैं, ताला तोड़ने निकल पड़े हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ ऐसे रहस्य देखे थे जिन्होंने दिमाग की दही कर दी थी, याद है? अगर वो ट्रेलर था तो भाई साहब, आज पूरी पिक्चर रिलीज हो रही है, वो भी 4D में। आज की ये यात्रा उससे भी ज्यादा गहरी, ज्यादा डरावनी और इतनी हैरान करने वाली है कि तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा और तुम कहोगे, भाई ये क्या दिखा दिया। इस सिनेमैटिक मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में हम पर्दा उठाएंगे इतिहास की 10 और ऐसी रहस्यमयी चीजों से जिनका सच आज भी गूगल पर नहीं मिलता। ये वो पहेलियां हैं जो विज्ञान के प्रोफेसर्स को भी रात में जगाकर पूछती हैं। और बताओ, सब कंट्रोल में है। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कहते हैं कि हम जो जानते हैं वो समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ये कहानियां किताबों में नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी सिर्फ यहीं, क्योंकि हम खोद कर निकालते हैं वो सच जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ और दिमाग के दरवाजे खोल दो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो। तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये मोटिवेशन का बूस्टर डोज है। सच में इससे हमें जो मदद मिलती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो कर दिया? बहुत बढ़िया। तो चलो टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं इस रहस्यमयी सफर पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है मेक्सिको के घने जंगलों से, जहां आज से लगभग 3000 साल पहले एक सभ्यता रहती थी, ओल्मेक्स। इन लोगों ने पीछे कुछ ऐसा छोड़ा जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी सिर खुजलाने लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं विशालकाय पत्थर के सिरों की। ये कोई छोटे मोटे स्टैचू नहीं है भाई। इनमें से हर एक सिर 10 से 30 टन का है, मतलब 4-5 हाथियों के वजन के बराबर। और ये सिर जिस पत्थर से बने हैं वो ज्वालामुखी का बेसाल्ट पत्थर है, जो दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है। अब असली रहस्य सुनो। ये पत्थर जिस जगह पर मिले हैं वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर तक ऐसा कोई पहाड़दाच या खदान है ही नहीं जहां से ये पत्थर लाए जा सके। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि 3000 साल पहले, जब पहिए का आविष्कार भी ठीक से नहीं हुआ था, इन लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थरों को 150 किलोमीटर तक घने जंगलों और दलदली जमीन से कैसे ढोया? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमसे खो गई है? या फिर कहानी कुछ और ही है? और सिर्फ लाना ही नहीं, इन पत्थरों को तराशना भी एक पहेली है। इन सिरों पर जो नक्काशी है, जो चेहरे के भाव हैं, वो इतने सटीक और असली लगते हैं कि यकीन नहीं होता। उस जमाने में उनके पास कोई स्टील या लोहे के औजार नहीं थे, तो फिर उन्होंने इतने कठोर पत्थर को कैसे काटा, कैसे उसे इतना चिकना बनाया? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्होंने पत्थर के ही औजारों का इस्तेमाल किया, लेकिन 30 टन के पत्थर को सिर्फ पत्थर से तराशने में सदियां लग जाती। यहां से दिमाग घूमना शुरू होता है। इन सिरों के चेहरे अफ्रीकी लोगों से मिलते जुलते हैं। चौड़ी नाक, मोटे होंठ, जबकि ये सभ्यता अमेरिका में थी। तो क्या प्राचीन काल में अफ्रीका और अमेरिका के बीच कोई कनेक्शन था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? क्या ये राजाओं के सिर थे या किसी और दुनिया से आए मेहमानों के? हर सिर का हेलमेट भी अलग डिजाइन का है, मानो वो कोई योद्धा या अंतरिक्ष यात्री हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये उनके शासकों की मूर्तियां थीं, जिन्हें मजदूरों ने लकड़ी के रोलर्स पर घसीट कर लाया होगा। लेकिन 150 किलोमीटर तक दलदली जमीन पर 30 टन का पत्थर लकड़ी के रोलर्स पर। प्रैक्टिकली सोचकर देखो, ये कितना नामुमकिन लगता है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या सच में प्राचीन सभ्यताएं इतनी उन्नत थीं कि बिना आधुनिक तकनीक के इतने विशाल सिर बना सकें? या हम इतिहास का सिर्फ वो पन्ना PRH रहे हैं जो हमें दिखाया गया है? अब चलते हैं तुर्की की प्राचीन धरती पर, जहां एक समय में हिट्टाइट साम्राज्य का राज्य था। इनकी राजधानी थी हटुसा, एक ऐसा शहर जो आज खंडहर बन चुका है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ दीज गया है जो आज भी चमकता है। शहर के सबसे बड़े मंदिर के खंडहरों के बीच एक अजीब रहस्यमयी पत्थर पड्डाद है। सब ग्रीन स्टोन या विश स्टोन कहते हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है। इसका आकार एक क्यूब जैसा है और इसकी सतह शीशे की तरह चिकनी और पॉलिश की हुई है। इसका हरा रंग ऐसा है जैसे इसके अंदर से कोई रोशनी आ रही हो। इस पत्थर का सबसे बड़ा
रहस्य इसका मटेरियल है। आज तक कोई भी जियोलॉजिस्ट ये पक्के तौर पर नहीं बता पाया है कि ये पत्थर आखिर है क्या। ये नेफ्राइट जेड जैसा दिखता है, लेकिन इस इलाके में ऐसा पत्थर दूर दूर तक नहीं पाया जाता। तो पहला सवाल, ये पत्थर यहां आया कहां से? हिट्टाइट साम्राज्य मिस्र से लेकर बेबीलोन तक फैला था, तो क्या इसे मिस्र से लाया गया था जहां हरे पत्थरों को पवित्र माना जाता था, या ये कहीं और से आया था, किसी ऐसी जगह से जो हमारी दुनिया में है ही नहीं? स्थानीय लोगों और कुछ थ्योरीज के मुताबिक इस पत्थर में अलौकिक शक्तियां हैं। कहते हैं कि इसे छूने से मुरादें पूरी होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरह का पावर सोर्स या एनर्जी क्रिस्टल था, जिसका इस्तेमाल हिट्टाइट लोग किसी अज्ञात तकनीक के लिए करते थे। इसकी चिकनी सतह और परफेक्ट आकार को देखकर लगता है कि इसे किसी मशीन से तराशा गया है, न कि हाथ से। उस जमाने में ऐसी तकनीक कहां से आई? सोचो जरा, एक पूरे शहर का सबसे बड़ा मंदिर और उसके केंद्र में एक अनजाना चमकता हुआ हरा पत्थर। हिट्टाइट के ग्रंथों में देवताओं, विशालकाय रथों और आकाश से आने वाली शक्तियों का जिक्र मिलता है। क्या ये पत्थर उन्हीं शक्तियों का कोई अवशेष है? क्या ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस था जिससे वो अपने देवताओं से बात करते या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं, ये किसी एलियन स्पेसशिप का एक टुकड़ा है जो यहाँ क्रैश हो गया था। विज्ञान इसे सिर्फ एक पूजा का पत्थर कहकर खारिज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाता कि 4000 साल पहले बिना आधुनिक औजारों के इतने परफेक्ट क्यूब शेप में इसे कैसे तराशा गया और इसे इतना चिकना कैसे बनाया गया। इसकी चमक आज भी वैसी ही है। ये पत्थर आज भी हटुसा के खंडहरों में चुपचाप बैठा, मानो अपने असली मकसद के पूरा होने का इंतजार कर रहा हो। क्या यह सच में कोई प्राचीन शक्ति का केंद्र था, या सिर्फ एक खूबसूरत पत्थर जिसकी कहानी समय के साथ खो गई? अब मैं तुम्हें ले चलता हूं चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर मौजूद बायनकारा उला पहाड़ों की एक ऐसी गुफा में, जहां 1938 में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को उस गुफा में कुछ कंकाल मिले जो आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनका कद सिर्फ 4 फीट था और उनके सिर बहुत बड़े थे, लेकिन असली खजाना तो उनके पास पड्डा था। 716 पत्थर की प्लेटें जो बिल्कुल किसी पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसी दिखती थीं। इन्हें ही ड्रोपा स्टोन्स कहा जाता है। हर पत्थर की प्लेट का डायमीटर करीब 9 इंच था और बीच में एक छेद था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी इन प्लेटों पर बनी नक्काशी। इन पर एक सर्पिलाकार खांचा बना हुआ था जो केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर घूमता था, और इस खांचे के अंदर छोटे छोटे निशान बने हुए थे जो किसी अनजान भाषा की लिपि लग रही थी। जब इन प्लेटों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये लगभग 12,000 साल पुरानी है। मतलब उस समय की जब इंसान ठीक से खेती करना भी नहीं सीखा था। कई सालों तक ये पत्थर रहस्य बने रहे। फिर 60 के दशक में एक चीनी प्रोफेसर डॉ त्सुम नुई ने दावा किया कि उन्होंने इस लिपि को डिकोड कर लिया है। उनके मुताबिक इन पत्थरों पर एक कहानी लिखी थी, एक ऐसे ड्रोपा नाम के एलियन कबीले की जिनका स्पेसशिप इन पहाड़ों में क्रैश हो गया था। वो अपने ग्रह पर वापस नहीं जा सके और यहीं बस गए। कहानी में यह भी लिखा था कि स्थानीय हाम कबीले के लोगों ने पहले तो इन छोटे कद वाले एलियंस का शिकार किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये शांति प्रिय हैं। प्रोफेसर का यह दावा इतना सनसनीखेज था कि चीनी सरकार ने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया, लेकिन कहानी बाहर आ ही गई। बाद में जब इन पत्थरों को एक लैब में टेस्ट किया गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब इन पर एक खास फ्रीक्वेंसी की तरंगें डाली गईं, तो ये पत्थर वाइब्रेट करने लगे, मानो इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो। क्या ये पत्थर किसी तरह का डेटा स्टोरेज डिवाइस थे? 12,000 साल पुराना एक पेन ड्राइव या सीडी? आज ये ड्रोपा स्टोन्स कहां हैं? ये भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चीन की कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान ये सारे पत्थर गायब हो गए या नष्ट कर दिए गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरी कहानी ही मनगढ़ंत है, लेकिन फिर उन अजीब कंकालों का क्या? उस गुफा की दीवारों पर बने सूरज, चांद, सितारों और धरती की तरफ आते हुए स्पेसशिप जैसे चित्रों का क्या? क्या ये सच में किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का संदेश है जिसे हम तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया गया? जब भी हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पिरामिड, मम्मी और फराओ आते हैं।
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मिस्र के लोग शायद हमसे हजारों साल पहले उड्डान का रहस्य जानते थे। 1898 में मिस्र के साकारा शहर में एक मकबरे की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को लकड़ी डई की बनी एक अजीब सी चीज मिली। पहली नजर में ये एक चिदहिया का मॉडल लगता था, इसीलिए इसे साकारा बर्ड नाम देकर काहिरा के म्यूजियम में बच्चों के खिलौनों के साथ रख दिया गया। लेकिन 70 साल बाद 1969 में एक एरोनॉटिकल इंजीनियर और इजिप्टोलॉजिस्ट डॉ खलील मैसिहा की नजर इस पर पड़ ढी। उन्होंने जब इसे ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये किसी आम चिदहिया का मॉडल नहीं था। इसके पंख किसी मॉडर्न ग्लाइडर या हवाई जहाज की तरह थे, बिल्कुल सीधे और एरोडायनामिक। इसकी पूंछ भी किसी चिदहिया की तरह नहीं, बल्कि एक हवाई जहाज के रडर की तरह सीधी और खड्डी थी। और सबसे अजीब बात, इसकी कोई टांगे नहीं थीं और न ही पंखों पर परों की कोई नक्काशी थी। डॉ मैसिहा ने दावा किया कि यह कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक ग्लाइडर का स्केल मॉडल है। उन्होंने इसकी एक बड्ढी रेप्लिका बनाई और जब उसे उड़ाया तो वो सच में हवा में उड़ने लगी। ये खोज इतनी बड्ढी थी कि इसने इतिहास की किताबों पर सवाल खड़े कर दिए। क्या 2200 साल पहले मिस्र के लोग एरोडायनामिक्स के सिद्धांत जानते थे? क्या उन्होंने सच में उड़ने वाले जहाज बना लिए थे? सोचो, अगर यह सच में एक ग्लाइडर का मॉडल है तो इसका असली बड्ढा वर्जन कहां है? क्या मिस्र के लोगों ने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया था या इसका कोई बड़ा मकसद था? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पिरामिड जैसी विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए उन्होंने शायद ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया हो, ताकि ऊपर से निगरानी रखी जा सके या हल्के सामान को ऊपर पहुंचाया जा सके। ये सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन इस मॉडल को देखकर कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। बेशक ज्यादातर इतिहासकार आज भी इसे सिर्फ एक चिदहिया या बाज का मॉडल मानते हैं, जो किसी देवता का प्रतीक हो सकता है। वो कहते हैं कि इसकी पूंछ शायद टूटी हुई है और पहले इस पर पंख लगे होंगे, लेकिन इसकी बनावट, इसके पंखों का एंगल और इसकी पूंछ का डिजाइन सब कुछ एक मॉडर्न एयरप्लेन से इतना मिलता जुलता है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो क्या यह प्राचीन उड्डान तकनीक का एक भूला हुआ सबूत है या सिर्फ हमारी कल्पना की उड्डान? अब हम चलते हैं मेसोपोटामिया यानी आज के इराक की धरती पर। यह वो जगह है जहां दुनिया की कुछ सबसे पहली सभ्यताएं जन्मी, जैसे सुमेरियन। यहां अल उबाइड नाम की एक पुरातात्विक साइट पर खुदाई के दौरान कुछ ऐसी मूर्तियां मिली जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक भयानक पहेली बनी हुई है। ये मूर्तियां लगभग 7000 साल पुरानी हैं और ये इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन पूरी तरह इंसान है नहीं। इन मूर्तियों के शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन इनके सिर लंबे और अजीब हैं और इनकी आंखें किसी सरीसृप या छिपकली जैसी हैं। इन्हें लिजर्ड फिगर या रेप्टिलियन फिगर कहा जाता है। कुछ मूर्तियों में एक महिला को दिखाया गया है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन मां और बच्चे दोनों के ही सिर छिपकली जैसे हैं। उनके कंधे चौड़े हैं, कमर पतली है और शरीर पर कोई बाल नहीं है। ये कौन थे? एक थ्योरी ये है कि ये सिर्फ कला का एक रूप था या शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा। हो सकता है कि उस समय के लोग किसी छिपकली जैसे दिखने वाले देवता की पूजा करते हों और ये मूर्तियां उन्हीं को दर्शाती हों। लेकिन ये मूर्तियां सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि आम घरों और कब्रों से भी मिली हैं। और जिस तरह से एक मां को बच्चे के साथ दिखाया गया है, वो किसी देवता की नहीं, बल्कि एक आम जीवन की तस्वीर लगती है। तो क्या ये लोग सच में ऐसे दिखते थे? यहां से एक बहुत ही पॉपुलर और डरावनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जन्म लेती है, रेप्टिलियन ह्यूमनाइड्स की थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक धरती पर इंसानों के साथ साथ एक और इंटेलिजेंट प्रजाति रहती थी जो छिपकली जैसी दिखती थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये एलियंस थे जिन्होंने इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके हमें बनाया। और ये 7000 साल पुरानी मूर्तियां इसी रेप्टिलियन प्रजाति का पहला भौतिक सबूत है। वैज्ञानिक इस थ्योरी को बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि सिर का लंबा आकार शायद उस समय की एक परंपरा थी, जिसमें बचपन से ही सिर को बांधकर लंबा किया जाता था, जैसा दुनिया की कुछ और प्राचीन संस्कृतियों में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये छिपकली जैसी आंखों और चेहरे का क्या जवाब है? क्या ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक स्टाइल था, या ये मूर्तियां हमें इतिहास के उस पन्ने की झलक दे रही हैं जिसे फाड़ कर फेंक दिया गया है? क्या ये किसी अज्ञात प्रजाति का प्रमाण है जो कभी हमारे बीच रहती थी? 1852 में
अमेरिका के मैसाचुसेट्स के डोरचेस्टर शहर में कुछ मजदूर एक चट्टान को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। जब धमाके के बाद मलबा हटा तो उसके बीच से एक अजीब सी चीज निकली, एक मेटल का बर्तन जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था। ये बर्तन किसी फूलदान जैसा दिखता था और जिंक और सिल्वर के अलॉय से बना था। इसकी दीवारों पर फूलों और बेलों की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई थी, जिस पर सिल्वर की परत चढ़ी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, एक पुराना बर्तन मिला, अच्छी बात है। लेकिन असली रहस्य तब सामने आया जब उस चट्टान की उम्र का पता लगाया गया जिसके अंदर से ये बर्तन निकला था। जियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक वो चट्टान रॉक्सबरी कंग्लोमेरेट थी, जिसकी उम्र 500 से 600 मिलियन साल यानी 50 से 60 करोड़ डियाट साल आंकी गई। अब तुम्हारा दिमाग घूमा? 60 करोड़ डियाट साल पहले तो धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे। इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो फिर इतना सुंदर कलात्मक मेटल का बर्तन उस चट्टान के अंदर क्या कर रहा था? इस खोज ने उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी में आग लगा दी। साइंटिफिक अमेरिकन जैसे बड़े जर्नल ने भी इस पर आर्टिकल छापा। ये कैसे मुमकिन है? क्या 60 करोड़ DH साल पहले धरती पर कोई ऐसी इंटेलिजेंट सभ्यता थी जो मेटलर्जी और कला में इतनी माहिर थी? अगर हां, तो वो कौन लोग थे और उनका क्या हुआ? क्या उनका कोई और सबूत हमें आज तक नहीं मिला? जाहिर है मेनस्ट्रीम साइंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी थ्योरी ये है कि यह बर्तन उतना पुराना नहीं है। हो सकता है कि यह विक्टोरियन जमाने का कोई कैंडल होल्डर या पाइप होल्डर हो जो किसी तरह उस जगह पर दब गया हो और मजदूरों को लगा कि यह चट्टान के अंदर से निकला है। वो कहते हैं कि धमाके की वजह से मजदूरों को धोखा हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने इसे अपनी आंखों से निकलते हुए देखा था वो अपनी बात पर अडिड जीरे। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह बर्तन चट्टान के अंदर एम्बेडेड था, यानी पूरी तरह से फंसा हुआ था। अगर ये सच है तो ये एक ऐसी खोज है जो इंसानी इतिहास की पूरी किताब को फाड़ डीच कर दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगी। आज ये डोरचेस्टर पॉट कहां है, ये भी एक रहस्य है। वो गायब हो चुका है। क्या उसे जानबूझकर गायब कर दिया गया ताकि वो हमारे इतिहास की आरामदायक कहानी पर सवाल ना उठा सके, या वो बस समय की धूल में कहीं खो गया? अब चलिए ग्रीस के पास समंदर की गहराइयों में गोता लगाते हैं। साल 1901 में कुछ गोताखोर एंटीकाइथेरा नाम के एक द्वीप के पास एक पुराने जहाज का मलबा खोज रहे थे। उन्हें वहां मूर्तियां, सिक्के और बहुत सा कीमती सामान मिला, लेकिन साथ ही उन्हें एक अजीब जंग लगी हुई कांस्य की चीज भी मिली जो किसी मशीन का हिस्सा लग रही थी। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि ये आखिर है क्या। इसे भी म्यूजियम के एक कोने में फेंक दिया गया। कई दशकों तक ये टुकड़ा वहीं पड़ा रहा। फिर जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी तकनीकें आईं, तो वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करने का फैसला किया, और जो उन्हें इसके अंदर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जटिल मशीन थी जिसके अंदर 30 से भी ज्यादा गियर लगे हुए थे, बिल्कुल किसी घड़ी की तरह। इस मशीन को एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। ये मशीन लगभग 2000 साल पुरानी थी, यानी ईसा से भी 100 साल पहले की। ये इतनी एडवांस थी कि वैसी जटिल गियर वाली मशीनें अगले 1500 सालों तक दोबारा नहीं बन पाईं। अब सवाल उठता है, ये मशीन आखिर करती क्या थी? सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। ये सूरज, चांद और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि की चाल का हिसाब रखती थी। ये बता सकती थी कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा और यहाँ तक कि ओलंपिक गेम्स कब होंगे। ये खोज सच में दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। हम सोचते थे कि प्राचीन ग्रीक लोग सिर्फ फिलॉसफी और आर्किटेक्चर में आगे थे, लेकिन ये मशीन बताती है कि उनकी खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की समझ हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। अब सोचिए, उन्होंने इतनी जटिल मशीन बनाने का ज्ञान कहां से हासिल किया? क्या ये ज्ञान सिर्फ उनका अपना था या उन्हें कहीं और से मिला था? और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अगर वो 2000 साल पहले ऐसा कंप्यूटर बना सकते थे, तो इस तकनीक का आगे क्या हुआ? ये ज्ञान आखिर खो क्यों गया? इतिहास में इसके बाद ऐसी कोई मशीन 15वीं शताब्दी तक क्यों नहीं मिलती? क्या ये मैकेनिज्म अपनी तरह का अकेला था, या ऐसी और भी मशीनें थीं जो समंदर में खो गईं या नष्ट हो गईं? ये मशीन हमें ये याद दिलाती है कि प्राचीन का मतलब पिछड़ा नहीं होता। क्या प्राचीन लोग ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जानते थे जिसकी हम आज सिर्फ कल्पना कर सकते हैं? दुनिया के सबसे अलग थलग, सबसे रहस्यमयी द्वीपों में से एक ईस्टर आइलैंड
ये जगह अपनी विशालकाय पत्थर की मूर्तियों मोआई के लिए जानी जाती है, लेकिन इस द्वीप का एक और गहरा राज है जो इन मूर्तियों से भी ज्यादा पेचीदा है। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई PRH नहीं पाया। इस लिपि का नाम है रोंगो रोंगो। ये लकड़ी की तख्तियों पर उकेरे गए छोटे छोटे चिन्हों की एक सीरीज है। ये चिन्ह बहुत अजीब हैं। इनमें इंसान, जानवर, पेट डच पौधे और कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। इन्हें लिखने का तरीका भी बहुत अनूठा है। पहली लाइन को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, लेकिन अगली लाइन को पढ़ने के लिए तख्ती को 180 डिग्री घुमाना पड़ता है। इस स्टाइल को रिवर्स बूस्ट्रोफेडॉन कहते हैं। आज पूरी दुनिया में रोंगो रोंगो लिपि में लिखी हुई सिर्फ 24 तख्तियां ही बची हैं, जो दुनिया के अलग अलग म्यूजियम में रखी हैं। 18वीं सदी में जब यूरोपियन लोग पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग इन तख्तियों को पढ़ते थे, लेकिन कुछ ही दशकों में बाहरी दुनिया से आई बीमारियों और गुलामी की वजह से द्वीप की ज्यादातर आबादी खत्म हो गई और उनके साथ ही खत्म हो गया रोंगो रोंगो को पढ़ने और समझने का ज्ञान। आखिरी व्यक्ति जो इसे पढ़ना जानता था, उसकी मौत के साथ ही ये लिपि एक रहस्य बन गई। आज दुनिया भर के भाषाविद और क्रिप्टोग्राफर सालों से इस कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। कोई नहीं जानता कि इन तख्तियों पर क्या लिखा है। क्या ये उनके इतिहास की कहानी है? क्या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के मंत्र हैं? या ये मोआई मूर्तियों को बनाने की तकनीक का कोई गुप्त ज्ञान है? कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इसमें द्वीप के खत्म होने की भविष्यवाणी लिखी है। सोचो, एक पूरी सभ्यता का ज्ञान, उनकी कहानियां, उनकी खोजें, सब कुछ इन लकड़ी की तख्तियों में बंद है और हमारे पास उसे खोलने की चाबी नहीं है। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। रोंगो रोंगो हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया को सहेजने का खजाना है। क्या हम कभी इस कोड को तोड़ DDH पाएंगे, या ईस्टर आइलैंड का ये सबसे बड्डीदा राज हमेशा के लिए एक अनपढ़ी कहानी बनकर रह जाएगा? 1936 में बगदाद के पास एक गांव में रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी। वहां आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिट्टी का बना एक छोटा सा 5.5 इंच का बर्तन मिला। ये कोई आम बर्तन नहीं था। इसके अंदर एक कॉपर का सिलेंडर था और उस सिलेंडर के बीच में एक लोहे की रॉड लगी हुई थी। बर्तन का मुंह डामर से सील किया हुआ था। पहली नजर में ये किसी पुरानी चीज को रखने का कंटेनर लग रहा था, लेकिन एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट विल्हेम कोनिग, जो उस समय इराक नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर थे, ने जब इसे देखा तो उनके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उन्होंने कहा कि ये चीज बिल्कुल एक गैल्वेनिक सेल या बैटरी की तरह दिखती है। उनकी थ्योरी के मुताबिक अगर इस बर्तन में कोई एसिडिक लिक्विड जैसे सिरका या अंगूर का रस डाला जाए तो कॉपर और लोहे के बीच केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा होगी, लगभग 1 से 2 वोल्ट की। ये खोज अगर सच है तो इसका मतलब है कि आज से लगभग 2000 साल पहले पार्थियन साम्राज्य के लोग बिजली बनाना जानते थे। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए। डिस्कवरी चैनल के शो मिथ बस्टर्स ने भी इसकी रेप्लिका बनाकर टेस्ट किया और पाया कि ये सच में बिजली पैदा कर सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये बिजली बना सकती है, सवाल ये है कि क्या प्राचीन लोग सच में इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करते थे? अगर हां, तो किस लिए? उनके पास ना तो बल्ब थे, ना कोई और इलेक्ट्रिक डिवाइस। एक पॉपुलर थ्योरी यह है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था, यानी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए, जैसे चांदी पर सोने की परत चढ़ाना, ताकि वो सस्ता और सुंदर लगे। बगदाद के पास से कुछ ऐसी इलेक्ट्रोप्लेटेड चीजें मिली भी हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। एक और थ्योरी ये है कि इसका इस्तेमाल मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। पुजारी शायद इन बैटरियों को मूर्तियों से जोड़ देते थे, ताकि जब कोई भक्त मूर्ति को छुए तो उसे हल्का सा करंट लगे और उसे लगे कि मूर्ति में दैवीय शक्ति है। बेशक मेनस्ट्रीम इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये सिर्फ पवित्र ग्रंथों को रखने के लिए बनाए गए कंटेनर थे और कॉपर और लोहे का स्ट्रक्चर सिर्फ उसे मजबूती देने के लिए था। लेकिन ये बनावट एक बैटरी से इतनी ज्यादा मिलती है कि इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना मुश्किल है। तो क्या यह प्राचीन इलेक्ट्रिसिटी का सबूत है या सिर्फ एक गलत समझा गया बर्तन? और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और शायद सबसे दिमाग हिला देने वाला रहस्य। इसके लिए हमें चलना होगा साउथ अमेरिका के बोलीविया में, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां तिवानाकू नाम की एक प्राचीन शहर के खंडहर हैं और उसी के पास है प्यूमा पंकू। प्यूमा पंकू का मतलब है
प्यूमा का दरवाजा। ये जगह पत्थरों का एक विशालकाय जंजाल है जो किसी भूकंप में बिखर गया लगता है, लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं है। यहाँ ग्रेनाइट और डायोराइट के विशालकाय ब्लॉक पड़ ढाढ़े हैं जो दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से हैं। इनमें से कुछ का वजन 100 टन से भी ज्यादा है, यानी 20 हाथियों के बराबर। इन पत्थरों को जिस सटीकता से काटा गया है वो आज की मॉडर्न मशीनों से भी मुश्किल है। इन पर बिल्कुल सीधे कट लगे हैं, 90 डिग्री के परफेक्ट एंगल हैं और ड्रिल के हुए छेद इतने सटीक हैं कि लगता है इन्हें किसी लेजर या डायमंड टिप वाली ड्रिल से बनाया गया है। सबसे हैरान करने वाली चीज है एच ब्लॉक्स। ये एच शेप के पत्थर हैं जो सब एक ही साइज और डिजाइन के हैं, मानो इन्हें किसी फैक्ट्री में एक ही सांचे से बनाया गया हो। ये पत्थर एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे लेगो के ब्लॉक। इस तकनीक को इंटरलॉकिंग कहते हैं। सवाल यह है कि 1500 साल पहले जब लोगों के पास सिर्फ पत्थर और कांसे के औजार थे, उन्होंने इतने कठोर पत्थर को इतनी सफाई और सटीकता से कैसे काटा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने पत्थर के औजारों और रेत पानी की मदद से घिस घिस कर इन्हें यह आकार दिया होगा, लेकिन 100 टन के ब्लॉक को उठाना, उसे काटना और फिर उसमें मिलीमीटर की सटीकता से ड्रिल करना, ये उस तकनीक से लगभग नामुमकिन लगता है। इन पत्थरों को जिस खदान से लाया गया वो भी करीब 90 किलोमीटर दूर है। इतने भारी पत्थरों को 13,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे लाया गया, जहां ऑक्सीजन भी कम होती है। यहां से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बार आ जाती है। एंशिएंट एलियन थ्योरी के मानने वाले कहते हैं कि यह काम इंसानों का हो ही नहीं सकता। ये किसी एडवांस एलियन सभ्यता का काम है जिनके पास लेजर कटिंग और एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीकें थीं। वो कहते हैं कि प्यूमा पंकू शायद एक स्पेस पोर्ट या कोई बहुत बड़ी मशीन का हिस्सा था जो अब टूट चुका है। ये पत्थर इतने अविश्वसनीय हैं कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें बताया गया है? क्या ये किसी एडवांस सभ्यता का प्रमाण है जिसे हम समझने में नाकाम हैं? तो ये थे इतिहास के 10 और ऐसे रहस्य जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओलमेक के विशाल सिरों से लेकर प्यूमा पंकू के लेजर कट पत्थरों तक हर रहस्यमयी चीज आपको समय के उस मोड़ पर ले जाती है जहां इतिहास, कल्पना और सच्चाई एक दूसरे में ऐसे घुल जाती है कि आप फर्क नहीं कर पाते। ये चीजें हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज शायद उतने पिछड़े नहीं थे जितना हम उन्हें समझते हैं। हो सकता है उनके पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जो आज हमसे खो चुकी है। ये यात्रा सिर्फ कुछ अजीब चीजों को देखने की नहीं थी। ये यात्रा थी अपने दिमाग के दरवाजे खोलने की, सवाल पूछने की और ये मानने की कि हम सब कुछ नहीं जानते। हर खोज एक नया सवाल खड़ा करती है, हर थ्योरी हमारी सोच को चुनौती देती है और हर रहस्य आपको यह पूछने पर मजबूर कर देता है, क्या सच में हम सब कुछ जानते हैं? शायद सच हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाला है। आपकी इन रहस्यों के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और अगर यहां तक देख लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ये हमें और भी गहरे रहस्य खोद कर निकालने की हिम्मत देता है। और हाँ, तैयार हो जाइए क्योंकि अगले वीडियो में मैं अपनी कंपेटिटर की स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम करूंगा ताकि आप समझ सको कि हम कैसे एक कहानी को सिर्फ बताते नहीं बल्कि उसे जीते हैं, उसे और भी ज्यादा इंगेजिंग, पावरफुल और सिनेमैटिक बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहो।